धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और फिलहाल ट्रंप की जीत के बाद दुनिया में यूक्रेन और रशिया जंग की भी चर्चा बंद होने के लिए होने लगी है। तो क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है या पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृषिकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहले अपने देश की खबरों से शुरुआत कर लेते हैं। मणिपुर से खबर आ रही है कि यहाँ पर अफस्पा फिर से लागू कर दिया गया है। तो जो दावे किए जा रहे थे कि हमने शांति स्थापित कर दी है पूर्वोत्तर में, और हम लोग जो है, कल आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी बोडोलैंड का 2 दिवसीय सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर वो चल रहा है। लेकिन फिर से अफस्पा लागू करना बता रहा है कि दावे कुछ हैं और सच्चाई कुछ है। स्थितियां तो खराब हो रही है। वैसे मणिपुर को देखें तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुआ है और हो चुका है, खासकर जब से भाजपा की सरकार केंद्र में और मणिपुर में आई है। वैसे ही तकरीबन है जैसे कश्मीर में है। कश्मीर में तो खैर बहुत पुराना केस है, उस पर फिर कभी और चर्चा होगी तो करेंगे। मणिपुर में आरएसएस का प्रवेश हुआ। आरएसएस के जो कार्यकर्ता वो वहां गए हैं, क्यों गए हैं, क्या करने गए हैं, वो अलग बात है। और इन्होंने वहां की जो दो मूल समुदाय है उसके बीच में लड़ाई करवाई है। एक वो है जो वहां के ओरिजिनल है, दूसरे वो है जो कहते हैं कि बर्मा या दूसरे जगहों से आके बसे हैं। और उनके बीच में कोई भी किसी तरह का ना कोई कष्ट था ना कुछ था। और वहां की जो तथाकथित रूप से जो प्रगतिशील युवक थे, वामपंथी थे, वो भी अब इसी में पड़ गए हैं कि मैत्री जो है दूसरा वाला वो बदमाश है, कि ये वाला खराब है, कि क्या है क्या नहीं है। वह समुदाय आतंकवादी हो गया। बिल्कुल गलत है। उसी तरह की चीजें हो रही जो भारत के अन्य जगहों में हो रहा है, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो। और यह तो नजर आ रहा है कि 6 जिलों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यह बड़े धूम धड़ाके से प्रचार के साथ कहा गया था कि चूंकि स्थिति अब सुधर चुका है और हमारे कंट्रोल में आ गया, इसे हटाया गया और वापस फिर लाया गया। हाल फिलहाल में देखें तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं से भी शांति का आधार नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, जहां पैर पड़े संतन के वहीं हो गया बंटाधार। जो हरियाणा का मंत्री है अनिल विज, वो पंजाब से कह रहा है कि पहले हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दो, तब हम तुम्हें चंडीगढ़ देंगे। आपने देखा कैसे लंबे समय तक हिंसा हुई है महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बीच में एक क्षेत्र को लेकर। मतलब जहां जाते हैं वहीं बवाल शुरू हो जाता है। राज्य आपस में किस तरीके से असम और मिजोरम लड़ रहे थे, मेघालय लड़ रहे थे, अगल बगल के और राज्यों से भी लगातार हिंसाएं हो रही थी, मुख्यमंत्रियों तक पे मुकदमे हुए हैं। लंबा इतिहास है, क्या खोलें, लेकिन मणिपुर पर ही रहते हैं। एक खबर यह आई है सामने सर कि 2 बच्चों की लाशें हैं, एक महिला की लाश है, नदी में तैरती हुई मिली है मणिपुर के अंदर। तो अब लाशें जो हैं हत्या करके फेंकी जा रही हैं नदियों में। बहुत सारा कुछ हो रहा है और आश्चर्य ये है कि वहां पर बीएसएफ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस या पूरे के पूरे आर्मी भी वहां पे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी भी समझ से बाहर की है। क्योंकि आर्म फोर्सेस को पूरी पावर मिला, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बावजूद भी इनके पास पावर था। और होम मिनिस्ट्री नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, लोकल गवर्नमेंट तो है ही है। क्यों ये मतलब चीजें हो रही है? तो क्या यह स्टेट प्रायोजित नहीं है? पहला तो प्रश्न ही उठता है। और ये लाशों को जिस ढंग से फेंका जा रहा है, जला के, मार के, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरह की चीजें हो रही है, तो ये साफ लगता है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जैसा कोई चीज नहीं है। और जो ये सत्ता के साथ मिलकर वो कर रहे हैं वो चीजें हो रही है। और ये बड़ा ही केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, बल्कि मतलब बड़ा ही जघन्यपूर्ण अपराध चल रहा है वहां पे, जो कि हमें कुछ ही हद तक मालूम हो रहा है, 10% ही मालूम हो रहा है। पीछे अंदर में 90% है, उसके आसपास में क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वहां की 90-95% खबरें नहीं आ पा रही है, क्योंकि सेंसरशिप लागू है, इंटरनेट तक बंद है। खैर बात करते हैं ब्रिटेन की। ऑक्सफोर्ड में कश्मीर को लेकर क्या हुआ, जिसको लेकर भारत ने ऐतराज दर्ज करा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और वहां पे बहस करवाया जाता है। वैसे ही था जैसे हमारे यहाँ कभी जेएनयू हुआ करता था। और जो लोग रिसर्च करते थे उस समय, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है,
जब रिसर्च स्कॉलर्स को पकड़ के जेल में डाला गया तो आरएसएस की वो लोग जो कि 8वीं 10वीं पास थे कि ये 30-32 वर्ष के लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं, जबकि आप वहां चले जाओ ऑक्सफोर्ड में या दूसरे बड़े यूनिवर्सिटी में तो रिसर्च करने वाले में 70 से 80 वर्ष के भी लोग हैं, और जो लोग किताब लिखते हैं अपनी जो भी उनका थेसिस होता है वो आगे बढ़ाते हैं, लोग पढ़ते हैं उस पर आगे काम करते हैं। यह एक प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल का नहीं है, पूरा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में ये लोग ऐसे भी इश्यूज मुद्दे लाते हैं जो कंटेशियस है, जैसे कनाडा से अलग होने की कोशिश क्यूबेक कर रहा था, जहां चुनाव ही कनाडा ने करवाए, और 45% ही लोग क्यूबेक यानी फ्रेंच स्पीकिंग जो था नॉर्थ कनाडा में लोग इनके पक्ष में, इसलिए अलग नहीं हुआ। वैसे ही हालत आपके स्कॉटलैंड में हुआ, 1% से वो हार के बात अलग है। यह चीजें होती है। हालांकि स्पेन में जो कैटलान क्षेत्र है वो जो अलग होना चाहते, स्पेन की जो तथाकथित प्रजातंत्र वो इसके लिए तैयार नहीं है, और इस पर भी वो बहस करते हैं। कश्मीर पे भी किया, जब वहां पे हमारे तिब्बत के ऊपर होता तो हमारे लोग बड़ी खुश होकर शान से लेते हैं कि तिब्बत को स्वतंत्रता होनी चाहिए। कश्मीर को स्वतंत्रता हो ना हो यह अलग बात है, लेकिन इस पर भी उन्होंने डिबेट रखा, और इस पे इन्होंने कई लोगों के बुलाया, भारत के दूतावास से बुलाया, पाकिस्तान के शायद कोई मिनिस्टर भी थे, हमारे लोग भी थे, लेकिन हमारे लोग नहीं गए। तो पाकिस्तान के भी जो मिनिस्टर लेवल के थे वहां नहीं गए। लेकिन अब इसके कारण हुआ क्या कि भारत के कारण, चूंकि कहा कि भारत विरोधी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो पक्ष के लोग थे वो कह रहे थे कि इस पर डिबेट होना चाहिए, और वह लोग पाकिस्तान के लोग थे, तो यह इंडिया पाकिस्तान हो गया। इसके बावजूद कि प्रजातंत्र का क्या मतलब हो, यूएनओ का क्या रेजोल्यूशन था, और वहां पे क्या ना हो, यदि नेहरू अपने समय में जो हिम्मत हार गए चुनाव करवा देते जो कि हम लोगों ने कहा था, तब कश्मीर पूरी की पूरी हमारा हिस्सा होता, क्योंकि उस समय कश्मीरी जनता हमारे साथ आने को तैयार थी। अभी क्या हालत है मुझे नहीं मालूम है जी। चलिए अगली खबर ब्रिटेन और कनाडा के बाद ना न्यूजीलैंड से आ रही है। यहाँ पर भी खालिस्तानी इकट्ठे हो रहे हैं, रेफरेंडम की बातें हो रही हैं। तो ये I-5 जो हैं ये तो पूरी तरीके से खालिस्तानियों के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। I-5 तो है, और उनका यह है कि किसी न किसी तरह से भारत के ऊपर एक प्रेशर दबाया जाए जिसमें अमेरिका भी शामिल है, खासकर तब जबकि पन्नू और दूसरों की हत्या और साजिशें हुई, और उसमें उनको लग रहा है कि भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। वह देखने की बात है कि आगे क्या होता है उस पर। खैर जो भी हो, और इसके कारण ये लोग जो सिख अलग वहां से डिमांड कर रहे हैं, उसके पक्ष के जो लोग हैं वहां पे, वो लोग अपने में आपस में वो तथाकथित रूप से चुनाव कर रहे हैं, और कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग चाह रहे हैं। आपने जैसा सही बताया, कनाडा, इंग्लैंड, ये सब हो रहा है। अब न्यूजीलैंड में भी होगा। न्यूजीलैंड में हमारे विदेश मंत्री गए थे, वहां पे बता दिया गया कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, लोगों को विरोध करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जब तक वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं हम इस पर रोक नहीं लगा सकेंगे। और हमारे विदेश मंत्री चुपचाप वापस आए थे। तो ये चीजें बढ़ रही है। जितना हम उसको कूद के जम करके सोचा कि एक दो को दबा देंगे, कर देंगे, और वह कहें तो कांग्रेस के जमाने से हमारे देश में हो रहा है। यह केवल भाजपा का करा है वो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पंजाब के लोग यदि वास्तव में वोटिंग हो तो वो लोग अलग होना चाहते हैं। पंजाब के जो प्रगतिशील लोग हैं, जो मैं हाल फिलहाल में भी गया था, जाता रहता हूं, हमारे काफी दोस्त हैं, हमारे फौज में तो खैर उनकी बहुमत है, वह कहीं से भी भारत से अलग नहीं होना चाहते। उन्हें पता है कि भारत से अलग होके पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, और जो भी उनका ट्रेड है, जो भी प्रगति है, वह एक तरह से बंद हो जाएगा, लैंडलॉक्ड एक कंट्री बन जाएगा जी। लेकिन जैसा आपने मणिपुर को लेकर आरएसएस का हाल बताया कि वो क्या कर रहे हैं और वहां पे क्यों बवाल खड़ा हो गया, क्या आपको नहीं लगता पिछले 10-11 साल से खालिस्तान का मुद्दा फिर से एक बार खड़ा हो गया है, और ये जानबूझकर आरएसएस के जरिए खड़ा किया गया ताकि हिंदुस्तान की बात की जाए, जहां पे सिर्फ हिंदू रहेंगे, यानी कि हिंदू राष्ट्र की बात की जाए। जब कोई सामने वाला बोलेगा तभी तो हम भी अपनी बात करेंगे ना, कहेंगे कल मुसलमानों के लिए ये कर दिया, अब सिखों के लिए ये कर रहे हो, हिंदुओं के लिए कब करोगे? अभी जहां तक आरएसएस की बात है, मैं जो समझा हूं, मतलब मेरी समझ है और अपने साथियों के साथ, कि पंजाब में ये लोग जो हिंदू हैं उनको सिखों से अलग करके पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीधा का सीधा इसमें रोल नहीं, इसमें सीधा का सीधा रोल हमारे भाजपा सरकार का है कि वह वहां पे पहले कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी को हरा के अपनी सत्ता लानी चाह रही है, और इसके कारण ये काम कर रही है जिसके कारण ठीक उल्टा पड़ रहा है, वैसे ही जैसे मणिपुर में इन्होंने कर दिया और दूसरे जगहों में कर रहे हैं। यानी यह जो अलगाववादी नीति है,
टुकड़े टुकड़े लोग हैं, वह कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा कर रही है, वह खुलेआम नजर आ रहा है। नेचुरली आरएसएस भाजपा के साथ है, तो जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आरएसएस क्वाइटली चुपचाप अभी दूसरी तरह से काम कर रही है पंजाब में, जिसका असर आने वाले चुनाव में आगे में नजर आएगा, अभी खुलेआम नजर नहीं आ रहा है। जी, ऑस्ट्रेलिया में हमने एस जयशंकर की विदेश नीति देख ली और न्यूजीलैंड में भी हम देख चुके हैं हाल, लेकिन फिर से एक बार नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं 3 देशों के विदेशी दौरे पर, और वो भी चुनावी दौर में। क्या देखते हैं इसे आप? यह तो एक चीज तो मैं कहूंगा, जो अभी तक मुझे डाउट हमेशा होता था कि चुनाव जो मशीन के तरीके से हो रहा है, मशीन से हो रहा है, यानी बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है ना, वह चुनाव में निश्चित रूप से घपला है, ईवीएम में घपला है। वह ईवीएम बाहर के नेटवर्किंग से नहीं हो रहा है, वह उसी समय पहले से प्रोग्राम करके खास खास बॉक्स में करते हैं। चुनाव के दौरान यानी चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान ये हुआ जब काउंटिंग होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है। नहीं तो हमारे हरियाणा में जहां 74 सीट पे कांग्रेस बढ़ रही थी, सडनली 34 पे आ गई। यह संभव नहीं था। इसमें पूरी की पूरी बदमाशी की थी। बिहार में का तो उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं, गुजरात में मुझे अंदेशा था। इसलिए भाजपा नहीं डर रही है। और महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्य है उनके लिए, जहां अंबानी अदानी के पैसे लगे हुए हैं, बहुत सारे उनके नए नए कॉलोनी आ रहे हैं, धारावी में अदानी के आ रहे हैं। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी तो है ना सर, आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। हेडक्वार्टर भी है, वह इसको लूज नहीं कर सकती। ये लोग कितना भी कूदे जंप करें, इस बार जीतने वाली भाजपा ही है, नंबर 1। नंबर 2, विदेश से बहुत सारे प्रचार तंत्र आते हैं जो इनको दिखाया जाता है हमारे जनता के, कुछ तो वोट दो यार, और घरों में ना बैठे रहो। नहीं तो नाइजीरिया, ब्राजील और युगांडा वगैरह ऐसे देशों में जाने का कोई अब मतलब नहीं बनता है। ब्राजील भले ही मतलब जा सकते हैं, वहां से हमारे आर्थिक संबंध काफी अच्छे हैं, इसलिए कि हम ब्रिक्स के हिस्सा है। लेकिन बाकी सबों में क्या है, नाइजीरिया में तो अभी ठीक है, वो अमेरिका का पिट्ठू, वहां जाके क्या कीजिएगा, दूसरे जगह छोड़ दीजिए। तो मोदी जी का मन करता है कि हम दौरा करें, वो कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, और उसका वहां पे भारत एकता जिंदाबाद वो चिल्लाएं, तो वो तो ठीक है। मोदी जी का भी नारा लगाएंगे, यानी व्यक्तिवाद का को पूरा चरम सीमा तक ले जाने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी अब तो मतलब देने की बात, नौकरी छोड़ दी, उसकी बात भी नहीं करते। वो हमारे चुनाव प्रचार के दौरान भी नहीं आता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कैसे नरेंद्र मोदी ने विदेशी दौरा किया, रूस का, वहां पे ब्रिक्स का सम्मेलन और उस दौरान पूरा किस तरीके से दिखाया गया, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। फिर से वही दिखाया जाएगा, सत्ता हथियाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है पेरू से। यहाँ पे पहुंच गए हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और जाकर चीन की फंडिंग से बने हुए एक बंदरगाह का उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो क्या अब ये अमेरिकी गढ़ में अपने पांव पसार रहे हैं? इनकी निजी पूंजी का विस्तार हो रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल बढ़त है पूरे विश्व भर में, दुनिया के किसी से भी टक्कर ले सकते हैं, प्रोबेबली नंबर 1 है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऐसा पीछे रह गया है इनके। और जिसमें ये मतलब जो लोग साल भर लगाते हैं, वो 1 से 2 महीने के अंदर में वो बड़े बड़े लंबे हाईवे बना दें, समुद्र के ऊपर फ्लाईओवर या ब्रिज बना दे, अंडरग्राउंड टनल बना दे, रेलवे बना दे, उनके आसपास जितने भी डैम बना दे, बिजली का जो भी चीज है वो कर दे, गांव के शहर बसा दे, नकली आइलैंड तक पैदा कर दे, हर कुछ कर देते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हर जगह दौड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में इनका फैल रहा है, और ये पेरू तक हो रहे हैं। यानी साउथ एशिया यदि कहें तो इंडिया उसका हिस्सा हो ना हो, पाकिस्तान वगैरह से होते हुए, यूरेशिया वगैरह से होते हुए अब पेरू तक पहुंच गए हैं, यानी साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका तक पहुंच गए हैं। और इसीलिए ट्रंप जो है अब वो नहीं चाहता है कि रूस से लड़े। ट्रंप के नजर में या वहां के ट्रंप के साथ जो डीप स्टेट वाले, उनको लगता है कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। भले ही हमसे युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रेड में हम बुरी तरह हार रहे हैं और दुनिया में हमारी पकड़ खत्म होती जा रही है। ये उसका नतीजा आने वाला। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आने वाले वक्त में देखेंगे क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अभी जिक्र कर लेते हैं श्रीलंका का, जो वहां राष्ट्रपति बने थे, वही अब संसदीय चुनाव में भी कामयाब हो गए। 3 सीटें हुआ करती थी उनकी, लेकिन अब उनकी 159 सीटें आ गई हैं, 2/3 से ज्यादा बहुमत मिल गया। भारत को लेकर और श्रीलंका के अंदरूनी हालात को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो अपने आप को लेनिनवादी बताते हैं, मार्क्सवादी बताते हैं। लेनिनवादी बताते हैं, ट्रॉट्स्कीवादी, जो ट्रॉट्स्की के जितने भी समर्थक हैं वह
कहने के लिए लेनवादी है, लेकिन वो ना मार्क्सवादी है ना लेनवादी है। और एक तरह से कहें तो वह अमेरिका की चापलूसी करते हैं। हाँ, थोड़ी वामपंथ की तरफ झुकाव जरूर है। और जनता के लिए जहां बात करते हैं उसी तरह की जनता काम करते हैं, जैसे पेरू या बोलीविया या दूसरे देशों में है, या कहीं से भी कम्युनिस्ट विचारधारा या उस क्षेत्र में नहीं आते। इनका कहना है कि पूरी दुनिया में क्रांति या मैक्सिमम दुनिया में क्रांति एक साथ होगी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जहां तक श्रीलंका की बात है, इनको अब अकेले तो राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन इनको वर्ल्ड बैंक से और लोन लेने हैं ताकि पुराने लोन चुका सके। और इन्होंने बांग्लादेश तक से भी लोन लिया है, भारत से तो है ही है, चीन से भी भारी मात्रा में ले रखा है, अमेरिका से है, IMF से। उसी तरह से फंसे हुए हैं जैसे ग्रीस पहले फंसा था, दूसरे देश फंसे हैं, पाकिस्तान अभी फंसने वाला है, फंस ही चुका एक तरह से कहें तो। वो सब हालात जो बन रहा है उसके लिए है। और अंततः देखते हैं कि अपनी जनता के लिए क्या करते हैं। जनता को जो तकरीबन उठ खड़ी हुई थी और पूरे के पूरे पिछले आर्थिक राजनीतिक ढांचा को पलटने के लिए तैयार थी, उसको फिर से उन्होंने बराबर कर दिया है। अब किस तरह से क्या करेंगे वो कहना मुश्किल है। हालांकि जनता का मोह भंग अभी नहीं हुआ। यह दिख रहा है कि 159 सीट मिल गया है 225 में से, 3 या 5 था ना आपने बताया। तो यह जबरदस्त इनका हुआ है। कब तक जनता का मोह भंग होता है देखने वाली बात है। जी, 2 चीजें मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, फिर 3 सीटों से सीधे 159 पर पहुंच गए। 2 चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका के इतिहास में इतनी बड़ी कामयाबी किसी पार्टी को नहीं मिली। दूसरी चीज ये है कि जनता अगर इतना जबरदस्त मैंडेट दे रही है और जो हमने 2022 में देखा है इन्होंने नहीं किया, तो फिर कुछ और भी बवाल हो सकता है वहां पे। होने की संभावना वही है कि देखिए, जनता जब उभरती है, जब उठ खड़ा होती है, जैसे 2012-13 में हमने देखा, उसका नतीजा 2014 में आया, 73-75 में हुआ है ना। उसके बाद से चुनाव हुआ, कांग्रेस का नेस्तानाबूद हो गया, कम से कम उत्तरी भारत से तो बिल्कुल सफाया हो गया। तो जनता का उफान जो है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी परिस्थिति, वह धीमे धीमे करके नहीं बढ़ता, अचानक बढ़ता है। जैसे पानी को 99 से 100 डिग्री भी आप कीजिएगा, हीट देते रहिए फिर भी नहीं उबलता है, क्योंकि वह लेटेंट हीट में खप जाता है। और अचानक उठना शुरू होता है, उसमें काफी बवाल होता है, परिवर्तन आता है, वह उबलने ही नहीं लगता बल्कि भाप बन के उड़ने लगता है। वही हालत जनता का होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया आपने। और उसको किस तरह से कौन सी पार्टी उसको टैप करती है, और ऐसे लोग आते हैं तो उस जनता के उठाव को बराबर करने की कोशिश करती है। सही में क्रांतिकारी पार्टी होती, भली वो सत्ता में ना आती, लेकिन उसको पकड़ के उसको सही दिशा में ले जाके और कोशिश करती कि पुराने जितने चीज है उसके, पुलिस प्रशासन सेना, जितने इसके टॉप लीडरशिप, उसको खत्म करके अपनी चीजें बैठाए ताकि वह हमारे कब्जे में है। नहीं तो चिले में अलेंदे पूरे चुनाव जीत के आए और वास्तव में जनता के लिए करने लगे तो CIA ने वहां पे उनकी हत्या करवा दी, कू करवा दी। वही हालत उन्होंने बहुत सारे अन्य देशों में कराए, मतलब दर्जनों देशों में करवाए हैं। और इससे भी हम शिक्षा ना लें कि भाई चुनाव के दौरान लाए कि वही पुराना ढांचा हम रखें और चाहें कि हम एक नया बदलाव लाएं, संभव नहीं है। जी, तो क्या जॉर्जिया में भी CIA ही कुछ कर रहा है यहाँ की, या वहां की जनता जो है वो क्रांतिकारी बन गई है, संसद के बाहर पहुंच गई है? जॉर्जिया में जहां तक की बात है, CIA का पूरा रोल है, यूरोपियन यूनियन का पूरा रोल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव में हारने के बावजूद भी विपक्ष वहां मानने को तैयार नहीं। उनको कहना है कि तुम हटो, तुम रूस के का जो ही उसका क्षेत्र प्रभाव है उससे बाहर निकलो और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करो, अमेरिका के साथ जाओ। यह तो उनका खुलेआम है और यह बदमाशी है। लेकिन जॉर्जिया से सटे हुए वहां पे एक छोटा सा क्षेत्र है, अब काजिया कहें या काजिया कहें, जैसे भी कहें, और वो कोई ज्यादा नहीं है, 5-6 लाख होगा। वह जॉर्जिया से टूटा हुआ क्षेत्र है। जब USSR टूट के आया तो बाद में उसके करीब 15-20 वर्ष बाद उससे टूट कर अलग हुआ। और जब जॉर्जिया की सेना वहां घुसी तो रूस की सेना भी वहां पे पहुंच गई और एक तरह से युद्ध हुआ, और जिसमें तो खैर रूस के सामने जॉर्जिया टिक नहीं सकता था। 4-5 दिन के अंदर हट गए और उनका समझौता हुआ कि इस देश को अलग से स्वतंत्रता माना जाएगा, जिसे केवल एक ही 2 देश स्वतंत्र मानते हैं, जॉर्जिया या रूस। तो ये बाकी दुनिया में कोई नहीं मानता है, सब उसको जॉर्जिया के साथ। वहां पे जो आंदोलन हो रहा है, वहां की जनता जरूर उठ खड़ी हुई है, क्योंकि जॉर्जिया के सरकार ने रूस के सरकार से समझौता किया, जिसके तहत में रूस की कंपनी जॉर्जिया में प्रॉपर्टी खरीद सकती है। वैसे ही जैसे कि अमेरिकी कंपनियां दक्षिण अमेरिका के किसी भी देश में प्रॉपर्टी खरीद सकती थी, पहले उनका हो जाता था। फ्रांस वगैरह
यहाँ आपके अफ्रीका देशों में खरीदते थे, ये सब है। वैसे ही तरह रूस में है, तो ये लोग उठ खड़े हुए हैं, बड़ा हंगामा कर रहा है। मेरा कहें तो समर्थन इनके पास में है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हम रूस के खिलाफ नहीं है, लेकिन रूसी पूंजी यहाँ पाएगी तो हम कहां से उनके टिक पाएंगे प्रॉपर्टी में या कई भी चीज में। जी, ये जर्मनी के जो चांसलर हैं मिस्टर शॉल्ज, ये वाकई में क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन रूस जंग कराने के लिए, या अमेरिका ने इनको अभी फिलहाल चारा बना के आगे डाल दिया है कि बात करो पुतिन से? ओलाफ शोल्ज मजबूर हैं बेचारे, देखने से भी छिले हुए अंडे हम लोग पहले ही कह चुके हैं। अभी इनके कई मंत्री और कई इनके दल जो पार्टी इनके साथ थे, जिनके बल पे ये राष्ट्रपति थे, वो लोग हट गए, यानी अल्पमत में एक तरह से आ चुके हैं। हो सकता है कि फरवरी में अगले साल चुनाव हो जाए, यानी 100 दिन के आसपास बाद चुनाव, उसमें इनके हारने की पूरी संभावना बनती है। और अभी दूसरी तरफ हुआ है कि ट्रंप आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि इस लड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं, वह मिडिल ईस्ट से बहुत खुश है और पूरा का पूरा लड़ाई का जो है वो चीन के खिलाफ लगाएंगे अपनी ताकत, जिसमें उनके जितने भी सलाहकार आ रहे हैं, कल भी आपने प्रश्न उठाई था, और जितने भी इनके मंत्री बनने वाले हैं वो एंटी चाइना है और प्रो जियोनिस्ट रिजीम है, रूस के भली मतलब मिडिल है, बीच में है, समझौता हो जाए। उस हालत में इन्होंने कहा कि भाई मैं पुतिन से बात करूंगा, सब जगह से बोला। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन से मिलने के पहले ये जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले, जेलेंस्की से मिले, मतलब बातचीत किया फोन से, यूरोपियन यूनियन के हेड से बात किया, फ्रांस के चीफ मतलब जो वहां के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनसे मिले, यूके से बात किया, अमेरिका से बात किया, यानी ऐसे डरे हुए सबसे बात करके जब इन्होंने बात कर लिया तो वापस जेलेंस्की से बात की कि भाई हमने बात किया, ये सब बातें हुई है। और जेलेंस्की कहेगा तो बहुत गलत आपने काम शुरुआत कर, जेलेंस्की उनको बड़ी झाड़ लगाती ये आपने बात किया, बाकी लोग बात करेंगे, सब हो जाएगा, ट्रंप भी हमारे खिलाफ बोल रहा है, हम कहां जाएंगे फिर, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमें तो लड़ना है, हमें तो लड़ना है। तो ये कहीं से क्रांतिकारी वगैरह नहीं बने हैं, बेचारे अपनी गद्दी बचा रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने सही किया था। तो ना ये घर के रहे अभी, ना घाट के हैं जी। किसके इशारे पे इन्होंने ये सब कर डाला कि जेलेंस्की भी इनको गरिया रहा है? ये जरूर हो सकता है ट्रंप के, इनके जो एलॉन मस्क बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो ट्रंप ना कर सके, चूंकि एलॉन मस्क के अंदर में है, उनके थ्रू मतलब उनका एक कहें तो एक वॉर रूम क्रिएट हो गया है कि हम सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे, और उस सब तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं। बल्कि इतना बता दूं कि ट्रंप के बहुत सारे जो करीबी हैं और रिपब्लिकन के दूसरे एलॉन मस्क से नाराज हो रहे कि भाई तुम बॉस हो कि हमारा ट्रंप बॉस है जी। चलिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। खबर आई है मैट गेट्स के हवाले से, अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं बोरिस जॉनसन या कुछ और करके उनका जो भी नाम है, मिस्टर जॉनसन है, वो उनकी नैतिकता वाली रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर क्यों भड़क रहे हैं? हाँ, मुझे याद आया, मैं सोच रहा था किसकी बात कर रहे हैं। ये जो है इनको भी मंत्री बनाने जा रहे हैं, ये अटॉर्नी जनरल बनेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पे आरोप क्या है। खैर जो भी है, इन पे आरोप है कि आज से मतलब एक दशक पहले या जब भी हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, किसी बच्चे के साथ इनका संबंध था, शारीरिक संबंध था। और इस पर जब हंगामा हुआ, वहां के भी ये लॉ मेकर हैं, तो वहां के कांग्रेस ने एक पिछले 2 वर्षों से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो कल खुलासा होने वाला था क्या हुआ। और जब यह मंत्री बनने की घोषणा हो गई और अभी अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि अब कानून को बिल्कुल ठीक कर देंगे, इस देश में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बड़ा चीज हो रहा था, चीजों को छुपाया जा रहा था। और अब चूंकि इनके जो कांग्रेसमैन जिनकी बात की आपने, वो भी चूंकि रिपब्लिकन के, उन्होंने कहा कि वे मंत्री बनने जा रहे हैं जिनके खिलाफ हम कैसे ये मतलब चीज उजागर कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनको दोषी पाया गया। और ये खुद कहते हैं, देखिए मैं तो उस समय अकेला था, मतलब था, और कोई संबंध बन गया तो उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ क्यों? तो अकेला बनने से क्या आपको अधिकार बनता है किसी बच्चे के साथ ऐसा करें? है तो बताइए कि क्या हुआ था। और यदि आ जाता है तो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, और इस आधार पर उस रिपोर्ट को उजागर नहीं किया सकता। वैसे हमारे देश में चाहे कांग्रेस का वक्त हो, स्पेशली या बीजेपी का वक्त हो, मतलब सैकड़ों कमीशन पहले बनते थे, सब कहां खाने में चले गए कुछ पता नहीं, रिपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए जी। लेकिन एक चीज आप कह सकते हैं कि देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में अब वही लोग उभर कर सामने आ रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तड़ी पार कर देता है, इनकी डिग्रियों पर सवाल है, जो महिलाओं की, लड़कियों की जासूसी कराते हैं, जिन पर दंगे कत्लेआम कराने के दुनिया भर के आरोप होते हैं, वही लोग सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जा रहे हैं। ये नया दुनिया बन रही है। आरकेएफ
स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए अमेरिका में। पहले ही वादा किया था ट्रंप ने कि तुम्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाऊंगा। इस पे हंगामा इसलिए रहा है कि ये वैक्सीनेशन के बहुत खिलाफ है। इनके बोलने में कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आती है। कहते हैं कि फ्लू का जो वैक्सीनेशन लिया था उससे कारण हो गया, इसीलिए कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के खिलाफ है। एक बार और भी इन्होंने बयान पहले दिया था कि कॉरपोरेट वहां पे 3 खरब डॉलर का बिजनेस है, जहां तक ड्रग्स मतलब वो गड़बड़ चीज नहीं, मेडिसिन वगैरह की बात है। तो कहा था कि पूरा का पूरा कॉरपोरेट का उस पर कब्जा है, उसको मैं तोड़ूंगा। इसलिए वहां तथाकथित रूप से कॉर्पोरेट डरा हुआ। आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं। हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति, हर नेता बोलता है कि आऊंगा तो करप्शन खत्म कर दूंगा। और चूंकि जितने पैसे उन्होंने पूंजीपतियों से लिए हैं और जितने पैसे खर्च किए हैं उसका 5 गुना प्राप्त करने के लिए उससे ज्यादा करप्ट वो होते हैं। एक करप्शन को खत्म करने के लिए उससे बड़ा करप्शन करते हैं, एक क्राइम को खत्म करने के लिए उससे बड़ा क्राइम करते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ये वही लोग हैं, ट्रंप, जहां तक हम कह रहे हैं कि सेक्स के लिए उस आदमी का खुलासा होना चाहिए, ट्रंप खुद ही सेक्स के मामले में दोषी करार किए जा चुके हैं, जनता ही नहीं चुना है। तुम हंगामा क्या कर रहे हो? चलिए गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। और यहाँ जो सबसे पहला अपडेट है वो है हारेट्स अखबार के हवाले से। ये एक प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है इजराइल का, और इसका दावा है कि 10 लाख से ज्यादा यहूदी भाग गए हैं कनाडा। ये सही होगा, मतलब ऐसा है कि अच्छा, क्योंकि जो आक्रमण किया हमास ने, उसके बाद से जिस तरह का जनसंहार चल रहा है, ये कुछ अच्छे लोग थे या जैसे भी लोग थे डरे हुए हैं। अब यह साफ दिख रहा है कि केवल हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह का और हुतीज के बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच रहे इजराइल के वैसे जगह में जहां उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जिसमें अमेरिकी मिलिट्री विशेषज्ञ भी परेशान है कि इनके पास ये कहां से पहुंच गया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स पहुंच रहे हैं और उसमें अमेरिकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, वह भी सफल नहीं रोकने के लिए ऐसे लोग भाग रहे हैं। हालांकि अब इंग्लैंड क्यों नहीं भाग रहे हैं? इंग्लैंड में भी आपको याद होगा बड़ा जबरदस्त वहां पे आंदोलन चला था और इजराइल के खिलाफ, वहां के जियोनिस्ट के खिलाफ। इसलिए इनको लगता है कि सबसे सेफ जगह वो कनाडा, वहीं भाग चलते हैं, वहां जगह भी बहुत है और कनाडा ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लड़े हुए वैसे लोग जर्मनी से जो वॉर क्रिमिनल्स थे और अभी के जो लोग यहाँ से, वैसे लोग देता है। इसलिए पिछले साल की तुलना में, 2023 की तुलना में अभी 5 गुना अभी ऑलरेडी भाग चुके हैं और यह काफी तेजी से बढ़ रहा है। जी चलिए, एम्स्टर्डम में जो हिंसा हुई वो लगता है डच सरकार के लिए मुसीबत बन गई। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्या सरकार गिर जाएगी? लगता था कि गिर जाएगी, कल या परसों तक ये लग रहा था, लेकिन कल जो वहां के डच के प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकी सबसे मिलकर बोला है कि भैया ठीक है, हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो वहां पे हंगामा हुआ था, उनके जो राइट विंग वाले थे, एक्सट्रीम राइट विंग वाले, उन्होंने कहा कि मोरक्को से जो आए हुए हैं, अब देखिए कहाँ का कहाँ तार लगता है कि मोरक्को से जो रिफ्यूजीज आए हुए मुस्लिम, उनके कारण है। जो मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया उनके भी वंशज मोरक्को के थे। और उन्होंने कहा कि मोरक्को वालों को मार के भगा देना चाहिए, जिनका ड्यूअल सिटीजनशिप है, वो हमारे लिए नहीं है, मोरक्को के लिए काम कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, यहूदियों को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए वो नाराज होकर इस्तीफा दिया और बाकी लोग इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर ने मिल कहा कि नहीं भैया, हम मिल लेते, ऐसी गलत बात है, और इसलिए उनकी टिक गई है। लेकिन हो सकता है कभी भी गिर जाए। ये दुनिया में हो रहा है, तो उसका असर जो है, यूरोपियन यूनियन का जो एक फॉरेन पॉलिसी है, मिलिट्री पॉलिसी है, वह खुद के लिए ही बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। और खासकर ट्रंप ने यदि जो वास्तव में जो बोला है उसका 10% भी कर देते, लोगों की बैंड बजने वाली है। जी, बेलगोरस में हिलेरी क्लिंटन का विरोध क्यों हुआ सर? हिलेरी क्लिंटन अब वहां पहुंच गई हैं। ये यूनिवर्सिटी है वहां पे नॉर्दर्न आयरलैंड में, जो यूके का ही एक हिस्सा है। और वहां पे बेलफास्ट, बेलगोरस मतलब जो जगह, जो आपने कहा जगह है, और यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नाम से है। और यहाँ पे भी इस तरह की बातचीत होती है, विदेशी लोग आते हैं और बोलते हैं, जिसमें हिलेरी क्लिंटन भी पहुंची। और वहां के युवकों ने, छात्रों ने, युवक नहीं कहे, छात्रों ने, इन्होंने हंगामा किया कि यह तो मतलब एक तरह से कहें तो जियोनिस्ट रिजीम की और जो जनसंहार है उसके समर्थक है, ये क्यों बोलेंगे, और हंगामा हो गया। यहां तक कि जो अमेरिका के राजदूत थे उनको ही बोलना था। इतना हंगामा हो गया कि इनको जबरदस्ती इनको हटाना पड़ा, और राजदूत भी नहीं आए। बल्कि कहें तो वहां के जो विरोध इनके खिलाफ हुआ, सही विरोध हुआ,
और ये लोग बड़ी शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन वहां के पुलिस ने, चूंकि अब तो इनके बॉस स्टार्मर है, स्टार्मर चाहते हैं कि ऐसे लोग आए, ऐसी बातें हों, वह तो पूरी तरह समर्थन करते हैं, बड़ा मतलब बुरी तरह से व्यवहार किया, कई छात्रों को पकड़ लिया, पिटाई इनकी कर दी, और उनकी जो तथाकथित डेमोक्रेटिक चेहरा है वो हर दिन उजागर हो रहा है। जी। फ्रांस की अदालत ने एक लेबनानी शख्स हैं, उनको रिहा कर दिया है। किस मामले में गिरफ्तार थे वो? ये गिरफ्तार थे, काफी समय से ये चल रहा था, ये 20 साल पुराना केस है, वहां से 20 क्या 40 साल पुराना केस है, और वहां पे वो रह चुके हैं, जब थे तो 40 वर्ष के थे, अब 73 वर्ष के हो गए। और यह इसके पैलेस्टीन लैंड यानी यमन का नहीं, लेबनान के नागरिक हैं, और उस समय जो वहां का जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस था, जो लेबनान के रक्षा के लिए था, उसके हिस्सा थे। बाद में इन लोगों ने खुद ही अपनी एक छोटी सी आर्मी बनाई थी, जिसका नाम था कि आर्म्ड रेसिस्टेंट फोर्सेस, यानी हम आर्म से करेंगे। और वहां पे कुछ हुआ था जिसमें एक अमेरिकी दूतावास के एक डिप्लोमेट और दूसरी तरफ यहाँ के भी डिप्लोमेट यानी फ्रांस के मारे गए थे, और इनको किसी तरह से इन्होंने पकड़ के फ्रांस में लाया था, इनको दिया था। हालांकि ये खुद माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लेबनान की तरफ से बड़ा हंगामा हुआ है और केस चला है। कोर्ट ने पहले भी 7-8 साल पहले दे दिया था, लेकिन सरकार ने नहीं मानी कोर्ट की बात। अभी फिर दोबारा मिला है, उसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो देखते हैं इनको मिलता है कि नहीं माफी, या माफी मिले तो इनको छोड़ा जाएगा कि नहीं, वो देखने की बात है। अब 73 वर्ष के हो रखे, रोकने का कोई मामला नहीं है, लेकिन अमेरिका भी विरोध कर रहा है, और फ्रांस के जो टॉप उनका कोर्ट है उसमें तक भी कोशिश कर रहा है कि भैया इनको मत जाने दो, ताकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। चलिए जी, अब बात करते हैं ईरान से जुड़ी हुई खबरों की, और इसमें पहला जो अपडेट है वो ये कि अब ट्रंप की हत्या नहीं करेगा ईरान। तो क्या कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में ट्रंप को माफ कर दिया गया है, या एलन मस्क ने जो यूएन में ईरान के राजदूत हैं उनसे जो खुफिया 1 घंटे तक मुलाकात की है, उसका ये असर है? सबसे पहले जो माफी की बात आपने कही, वो माफी नहीं किया है। इन्होंने कहा कि हम मारेंगे नहीं, लिखित रूप में नहीं दे, लेकिन अब मारेंगे नहीं, अब उनको हम राजनीतिक और कानूनी तरीके से उनको पनिश करेंगे। वह कैसे करेंगे, अपने देश में तो हो ही नहीं रहा है, ना ही अमेरिकी देश में हो रहा है, तो वह देखने की बात है। लेकिन यह लग रहा है एलॉन मस्क जो है, मैंने जैसा कहा कि वह एक तरह से कहें तो नंबर 2 बन के, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन के, मतलब वाइस कह लें यदि उधर वो जो भी है तो, और उस राजदूत की तरह काम कर रहे हैं ट्रंप का, कि हर से बात कर रहे हैं, और ईरान के जो राजदूत हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनसे बात की, और उनसे इन्होंने गुप्त बात की। क्या खुलासा है वो नहीं पता, लेकिन राजदूत ने और ईरान के सब लोग कह रहे हैं कि बड़ा ही पॉजिटिव बात हुआ, बड़ा प्रोग्रेसिव बात हुआ, बड़ी अच्छी बातें हुई, दोनों देशों को फायदा होगा। यानी वहां बिजनेस की बातें की गई हैं, और कुछ ना कुछ और भी दिया गया हो कि भैया तुम रुक जाओ, ऐसा मारपीट की बात मत करो। और ऐसा लगता है कि ट्रंप की बड़ी इच्छा है कि नोबेल पीस प्राइज ले। यूक्रेन का युद्ध नहीं, यहाँ का भी युद्ध किसी न किसी मसले पर करके कोशिश करेंगे कि करवा दे, देखते हैं क्या होता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खबर ईरान से जुड़ी हुई और भी आ रही है कि वहां पर बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि जो हिजाब का विरोध कर रही हैं महिलाएं, उनकी काउंसलिंग होगी वहां पे। काउंसलिंग क्या करेंगे, एक तरह से उन पर जबरदस्ती करेंगे। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे ईडी हमारे यहाँ है, वह पहले उसका केंद्र कुछ खास जगह, दिल्ली खास खास जगहों में होता था, और उसको पावर किया गया कि आपके पास जो पैसा है वो जरूरत से ज्यादा है, कोई आपके पास स्रोत का कहां से है पता नहीं, वो उठा के बंद कर देंगे, और 6 महीना तक तो बंद रखेंगे, बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही किसी को उठा के रख देंगे विपक्षी। तो ये उस तरह की कुछ कोशिश है कि ये महिलाएं जो विरोध कर रही हैं, पहले लाखों की संख्या में सड़क पे आई थी, एक लड़की ने तो खैर कम कपड़े पहन के भी जो किए थे, और अभी भी विरोध चल रहा है। उस विरोध को कैसे तोड़ा जाए, तो जहां जहां हर केंद्र बने, कहीं नहीं कई केंद्र बनेंगे, उन महिलाओं को लाया जाएगा पकड़ के, और उनको शिक्षा दी जाएगी तथाकथित रूप से। उनको कहा जाएगा कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो, इसलिए तुम हिजाब का विरोध कर रही हो। देखिए किस तरह से ला रहे हैं, और इसलिए उनको शिक्षा दी जाएगी, पकड़ के प्रताड़ना दे ना दे, लेकिन जबरदस्ती कोशिश की जाएगी, और प्रताड़ना हो ना, धमकी तो जरूर दी जाएगी। तो यह कोई मानसिक बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि अपने प्रति हो रहे जो विरोध हो रहा है उसको दबाने की ये कोशिश है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली, और जो बताया कि धंधा सबसे बड़ी चीज होती है भैया,
कहा ना किसी ने कि ईरानी राजदूत ने कहा तेहरान में आके आप भी पैसा लगाओ एलन मस्क, और एलन मस्क खुद भी कारोबारी है और ट्रम्प खुद भी कारोबारी है। तो ये जगह जगह जो है अपने कारोबार स्थापित करेंगे और शांति का पीस प्राइज भी लेंगे। देखते हैं नोबेल के तौर पे क्या मिलेगा कि नहीं। बहुत मेहरबानी, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।